इवनिंग। आज का टॉपिक क्या है बाबू? मोमेंटम एंड सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। देखो, मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। मोमेंटम कैसे निकालते हैं? किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम कैसे निकालते हैं? तो उस ऑब्जेक्ट का मास और वो कितने वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उन दोनों का प्रोडक्ट हम कर देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा बउआ? मोमेंटम। गॉट इट? यस सर। ओके। मोमेंटम जो है किसी ऑब्जेक्ट का मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट का मास तो कभी जीरो नहीं होगा, वेलोसिटी जीरो हो सकता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसका वेलोसिटी क्या है बाबू? जीरो। और वेलोसिटी जीरो है तो मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट यानी कि मास और वेलोसिटी जो कि जीरो है, दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा आंसर? जीरो। जीरो यानी कि मोमेंटम जीरो। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसका मोमेंटम क्या होगा बेटा? जीरो। अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसका कुछ ना कुछ मोमेंटम आएगा, यानी कि मोमेंटम जो है जीरो हो सकता है और पॉजिटिव हो सकता है। तो क्या मोमेंटम निगेटिव भी हो सकता है? यस, क्योंकि यहाँ पर मोमेंटम जो है मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है, और जैसा कि मैंने बताया था वेलोसिटी निगेटिव हो सकता है। कैसे? क्योंकि जो भी वेक्टर क्वांटिटीज़ होते हैं उनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, समझे ना? तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है और इस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है, और अगर हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन लेते हैं तो इधर वाला क्या निगेटिव डायरेक्शन हुआ? है ना? तो ऑब्जेक्ट अगर निगेटिव डायरेक्शन में ले रहा है, मूव कर रहा है, तो उसका मोमेंटम भी निगेटिव हो जाएगा। हो जाएगा ना? समझे? और एक बात और, मोमेंटम किसी ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम है, या तो मास बढ़े या वेलोसिटी बढ़े, चाहे वेलोसिटी बढ़े चाहे मास बढ़े, मोमेंटम बढ़ेगा। अब आप कहोगे कि सर मास कैसे बढ़ेगा? तो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कि एक बस है, बस में सिर्फ एक ड्राइवर है और एक कंडक्टर है, ड्राइव कर रहे हैं, तो उस समय उसका कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा। और मास में क्या क्या होगा? उस ऑब्जेक्ट का जो कि बस है उसका मास कितना होगा? तो बस का मास और उस ड्राइवर और उस कंडक्टर का मास दोनों को इंक्लूड कर देंगे, कुछ फिक्स मास आएगा, और वेलोसिटी उसमें हमने दे रखा 50 किलोमीटर पर आवर, तो उसका कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा। अगर क्या होता है कि अगर वही बस पैसेंजर से ठसाठस भर जाए, मास बढ़ जाएगा उसका, और फिर भी वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, तो क्या उसका मोमेंटम बढ़ेगा? बढ़ेगा ना, क्योंकि मास बढ़ गया। अब फिर दूसरा एग्जांपल देखो, मान लो कि सेम बस है, इसमें कि एक ड्राइवर और कंडक्टर हैं और वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है, उसका मोमेंटम है, कुछ ना कुछ मोमेंटम आएगा, है ना? और इस बार हम एज्यूम करते हैं कि बस में कोई पैसेंजर नहीं आता है और सिर्फ बस अपना रफ्तार बढ़ा देती है, यानी कि अब 50 से 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने लगती है, तो मोमेंटम बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। यानी कि दोनों में से कोई एक बढ़ता है, मास बढ़े या वेलोसिटी बढ़े, तो हमारा मोमेंटम बढ़ेगा। समझे? अब देखिए मोमेंटम क्या है बाबू? मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो आप देखिए इसके यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या लिखेंगे बउआ? देखो तो, मोमेंटम को हम P से डिनोट करते हैं, और यहाँ पर मास को M से और वेलोसिटी को V से। V से U से भी कर सकते हैं। अगर इनिशियल मोमेंटम निकालना हो, फिर फाइनल मोमेंटम निकालना हो, तो MU लिखेंगे और फाइनल मोमेंटम को M भी लिखेंगे। ओके, इज इट क्लियर टू ऑल? यस सर। वेरी गुड। तो यहाँ पे देखिए, अब हम इसके SI यूनिट की बात करते हैं, तो मोमेंटम एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो इसका भी SI यूनिट होगा, कुछ ना कुछ होगा ना? कैसे पता करेंगे? तो इसका और इसके यूनिट का प्रोडक्ट करेंगे, मोमेंटम का यूनिट आ जाएगा, है ना? तो आप देखो मास का यूनिट क्या होता है बउआ? kg, और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, यानी कि मोमेंटम का SI यूनिट क्या होगा? kg मीटर पर सेकेंड। इज इट क्लियर टू ऑल? यस सर। वेरी गुड। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। पहले स्टेटमेंट समझे, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट क्या है, उसके बाद हम उसको डिस्कस करेंगे। ओके, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, the rate of change of momentum is directly proportional to the applied force and takes place in the direction in which force acts। समझे? यस सर। देखो, मोमेंटम को हिंदी में संवेग कहते हैं, ठीक है? यस। समझे ना? Yes। और देखिए ये सेकेंड लॉ कहता है क्या कि मोमेंटम का जो रेट चेंज है
मोमेंटम का जो रेट चेंज है वो अप्लाई किए हुए फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। समझे? अगर हमने फोर्स ज़्यादा लगाया तो चेंज ज़्यादा होगा, और फोर्स कम लगाया तो मोमेंटम का चेंज कम होगा। और ये चेंज किस डायरेक्शन में होगा? तो जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स अप्लाई किया है। बात समझे? समझे ना? मान लो कि वो ऑब्जेक्ट जिस पर हम फोर्स लगा रहे थे उसका मास m था, और वो इनिशियल वेलोसिटी u से मूव कर रहा था, है ना। हमने फोर्स लगाया और उसका वेलोसिटी v हो गया, है ना, v हो गया। तो हमने कितना फोर्स लगाया ये हमको कैलकुलेट करना है ना। डेफिनेशन क्या कहा? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, है ना। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। रेट चेंज वैसे निकालते हैं ना, बताया था हमने पिछले क्लास में। तो क्या फाइनल मोमेंटम mv और माइनस इनिशियल मोमेंटम mu, आपको हमने बताया है ना, फाइनल माइनस इनिशियल करके हम चेंज निकालते हैं, चेंज फाइंड आउट करते हैं, और बाई t। अब आप बताओ बाबू, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम लिखते हैं, तो यहां से हम क्या करेंगे बउआ? m कॉमन कर लेंगे, तो क्या v माइनस u अपॉन t आया। यहां आप देखो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m और v माइनस u बाई t क्या होता है? एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का रेट चेंज। मास तो कांस्टेंट है, चेंज तो हमारा वेलोसिटी कर रहा है ना। पहले u था, बाद में v हो गया, है ना। तो यहां पर क्या लिखेंगे बेटा? m इंटू a। अब सर इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या करें? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा आपने, यानी कि एक्सेलरेशन अगर बढ़ता है, मास तो कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन बढ़ता है तो फोर्स बढ़ेगा, एक्सेलरेशन घटता है तो फोर्स घटेगा। लेकिन कितना घटेगा, कितना बढ़ेगा सर? वो कैसे फाइंड करेंगे? तो देखिए, इस साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट का इस्तेमाल करेंगे, और वो कांस्टेंट k है। और फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा? मास इंटू एक्सेलरेशन m इंटू a। देखो इस k का वैल्यू SI में, k का SI वैल्यू 1 होता है। कितना होता है? 1। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं F इज इक्वल टू ma, यानी कि मास इंटू एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। तो हमें फोर्स का एक्सप्रेशन क्या मिला बेटा? तो फोर्स का एक्सप्रेशन हमें क्या मिला? F इज इक्वल टू ma। ये कैसा क्वांटिटी है? तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। अगर हम बात करते हैं इसके SI यूनिट की, तो SI यूनिट इसका क्या होगा बउआ? फोर्स का SI यूनिट क्या होगा? मास का SI यूनिट क्या होता है? kg। और एक्सेलरेशन का क्या होता है बेटा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और याद रखो, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही हम न्यूटन कहते हैं, यानी कि 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 न्यूटन। देखो न्यूटन लिखने का तरीका, या तो आप कैपिटल N से लिखेंगे, या फिर न्यूटन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 1 और न्यूटन को स्मॉल n से, क्योंकि अगर आपने कैपिटल N लिख दिया तो इसका मतलब हो जाएगा क्या? नेम। वो न्यूटन साहब जिन्होंने ये सब खोजा था। समझे ना? इज इट क्लियर टू ऑल? वेरी गुड। एनी डाउट? नो सर। वेरी गुड। समझ में आया ना? तो देखिए, आज हम इतना ही रखते हैं, और अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या? इसके एप्लीकेशंस को, और थर्ड लॉ ऑफ मोशन और उसके एप्लीकेशन को। ओके? यस सर। लेकिन आज का क्लास ख़त्म करने से पहले हम एक बात और आप लोगों को बता देना चाहते हैं, और वो ये कि फर्स्ट लॉ हमको ये बताता है कि फोर्स लगा या नहीं लगा। क्योंकि फोर्स लगेगा तो उसका इफेक्ट दिखाई देगा, मोशन होगा, ऑब्जेक्ट मूव करेगा या नहीं करेगा। यानी कि फोर्स लगा या नहीं लगा ये केवल फर्स्ट लॉ बताता है, लेकिन कितना लगा ये नहीं बताता है। तो कितना फोर्स लगा ये कौन बताएगा? सेकंड लॉ। समझे? फर्स्ट लॉ सिर्फ इतना आपको इंडिकेट करेगा फोर्स लगा या नहीं लगा, सेकंड लॉ बताएगा कि कितना लगा। समझे? इज इट क्लियर टू ऑल? यस सर। वेरी गुड। तो आज का क्लास यहीं पर संपन्न होता है, और हम लोग फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, यानी कि कल, एप्लीकेशन ऑफ सेकंड लॉ और थर्ड लॉ ऑफ मोशन के साथ। ओके? यस सर। थैंक यू सर। वेलकम।